पृथ्वी पर कौन पहले आया, मनुष्य या भगवान? यह प्रश्न सदियों से मानव मन में गूंजता रहा है। क्या हम किसी अदृश्य शक्ति की रचना हैं या फिर अरबों वर्षों की विकास यात्रा का परिणाम? क्या धर्म, ईश्वर और आध्यात्मिकता हमारे अस्तित्व के साथ जन्मे या वे हमारी चेतना के विकसित होने के बाद उपजे? आज हम विज्ञान और भावनाओं की रोशनी में इस प्रश्न की गहराई में उतरेंगे। बिग बैंग से लेकर पृथ्वी के निर्माण, जीवन की उत्पत्ति, मानव विकास और अंततः होमो सैपियंस के महाबली बनने तक की अद्भुत यात्रा तक। दार्शनिक दृष्टि से देखें तो विभिन्न सभ्यताओं और धर्मों ने सृष्टि की शुरुआत को ईश्वर, ब्रह्मा, मनु या अन्य अलौकिक शक्तियों से जोड़ा है। वहीं विज्ञान कहता है कि मनुष्य का जन्म, उसकी चेतना और धर्म, ये सब क्रमिक विकास की कड़ियां हैं। इतिहास और जीवाश्म विज्ञान के प्रमाण बताते हैं कि मानव प्रजाति यानी होमो सेपियंस का उद्भव लगभग 3 लाख वर्ष पहले हुआ, जबकि संगठित धर्मों और ईश्वर की अवधारणा बहुत बाद में विकसित हुई। इसका अर्थ है पहले मनुष्य आया, फिर उसकी जिज्ञासा, भय, आशा और सामाजिकता ने भगवान या धर्म की अवधारणा को जन्म दिया। कल्पना कीजिए, कोई समय, कोई स्थान, कोई पदार्थ नहीं। फिर लगभग 14 अरब वर्ष पूर्व एक जबरदस्त विस्फोट हुआ जिसे कहा गया बिग बैंग। इसी बिग बैंग धमाके से ब्रह्मांड, समय, स्थान, ऊर्जा और पदार्थ की यात्रा शुरू हुई। हमारी पृथ्वी बनने के इन बुनियादी लक्षणों की कहानी को ही भौतिक शास्त्र कहते हैं, यानी फिजिक्स। पदार्थ और ऊर्जा अपने प्रकट होने के लगभग 3 लाख साल बाद एटम यानी जटिल संरचनाओं में जुड़ने लगी और इसके बाद एटम आपस में मिलकर अणु बन गए। एटम्स, मॉलिक्यूल्स और उनके परस्पर क्रिया की इस कहानी को कहते हैं रसायन शास्त्र, यानी कि केमिस्ट्री। लगभग 3 लाख साल पहले होमो सेपियंस से संबंधित जीवों ने इससे भी ज्यादा विस्तृत संरचनाओं को रूप देना शुरू किया, जिन्हें समाज और संस्कृति के नाम से जाना गया। इस मानवीय संस्कृतियों के विकास को ही इतिहास कहा गया, यानी कि हिस्ट्री। इसे और आसान भाषा में कहें तो बिग बैंग के धमाके के बाद हर जगह विशाल गैस और धूल के बादल बने। शुरुआत में ब्रह्मांड अत्यंत गर्म और घना था, जिसमें केवल प्राथमिक कण, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन मौजूद थे। फिर जैसे जैसे ब्रह्मांड का विस्तार हुआ, तापमान घटा और परमाणुओं, फिर तारों, आकाशगंगाओं और ग्रहों का निर्माण संभव हुआ। बिग बैंग के करोड़ों वर्षों बाद ब्रह्मांड में गैस और धूल के विकास बादल नेबुला बनने लगे। इन्हीं में मौजूद एक नेबुला से विशाल गैस और धूल का बादल बना। ये बादल अपने ही गुरुत्वाकर्षण से धीरे धीरे सिकुड़ने लगा और साथ ही गोल गोल घूमने लगा। इस प्रक्रिया से बीच में सूरज बना और उसके चारों ओर बची हुई धूल और गैस से छोटे छोटे गोले बने।
यही गोले आपस में जुड़कर ग्रह बने और इस तरह सौर मंडल का जन्म हुआ। और इसी प्रक्रिया से आज से लगभग 4.5 अरब साल पहले बनी हमारी पृथ्वी। अपने निर्माण के दौरान पृथ्वी एक गर्म, चट्टानी और वीरान गोला थी। इसके वायुमंडल में हाइड्रोजन और हीलियम जैसी गैसें थी जो बाद में सौर वायु के कारण उड़ गई। पृथ्वी के ठंडा होने, विभेदन और ज्वालामुखी गतिविधियों से धीरे धीरे वायुमंडल, महासागर और जमीन का विकास हुआ। बिग बैंग से लाखों साल बाद एक और धमाका हुआ जिसे कहा गया द बिग बैंग स्प्लैट बूम, जिससे पृथ्वी के बनने के कुछ समय बाद मंगल से 3 गुना बड़े एक पिंड के टकराने से पृथ्वी का एक हिस्सा टूटकर अंतरिक्ष में बिखर गया। यही पदार्थ चंद्रमा के रूप में पृथ्वी की परिक्रमा करने लगा। पृथ्वी की यह यात्रा केवल भौतिक घटनाओं की श्रृंखला नहीं बल्कि संभावनाओं की कहानी है। एक निर्जीव गर्म गोला जो आगे चलकर रंग, संगीत और प्रेम का घर बनेगा। पृथ्वी की सतह पर विभेदन की प्रक्रिया से भारी तत्व केंद्र में और हल्के तत्व सतह पर आ गए। पृथ्वी की सतह कई बड़े बड़े टुकड़ों यानी प्लेट्सों में बटी हुई हैं। ये प्लेटें धीरे धीरे हिलती डुलती रहीं। जब ये प्लेटें आपस में टकराती हैं या अलग होती हैं तो नई नई चीजें बनती हैं, जैसे महाद्वीप, ऊंचे पर्वत, गहरे महासागर और लंबी घाटियां। जब पृथ्वी धीरे धीरे ठंडी होने लगी तो उसके चारों ओर मौजूद भाप बादलों में इकट्ठा हो गए। यह भाप ठंडी होकर पानी की बूंदों में बदलने लगी। इस प्रक्रिया को संघनन कहते हैं। लाखों करोड़ों सालों तक लगातार बारिश होती रही और पानी पृथ्वी की सतह पर जमा होता गया। यही जमा हुआ पानी धीरे धीरे मिलकर विशाल महासागरों का रूप लेने लगा। महासागर जीवन के लिए अनिवार्य मंच बने। करोड़ों वर्षों तक पृथ्वी पर केवल आग, पत्थर और पानी का साम्राज्य था। फिर धीरे धीरे जीवन की पहली किरण फूटी। यह चमत्कार जो आज भी हमें आश्चर्यचकित करता है। पृथ्वी पर जीवन की शुरुआत कोई चमत्कार नहीं बल्कि अरबों वर्षों की केमिकल रिएक्शन का परिणाम है। प्राथमिक पृथ्वी का वातावरण, मीथेन, अमोनिया, हाइड्रोजन, भाप और ऊर्जा स्रोत ने सरल कार्बनिक अणुओं का निर्माण किया। ये अणु महासागरों में एकत्रित होकर आदिम सूप बने। समय के साथ ये अणु मिलकर प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड जैसे जटिल कंपाउंड बने, जिससे अर्ध जीवंत संरचनाएं बनी जो आगे चलकर कोशिकाओं में विकसित हुई। यह जानना दिलचस्प है कि जीवन की शुरुआत किसी जादू से नहीं बल्कि प्रकृति के नियमों और रसायन की साधारण प्रक्रियाओं से हुई। हम सब पेड़, पशु, मनुष्य उसी रासायनिक यात्रा की संतान हैं। पृथ्वी पर सबसे पहले प्रोकैरियोटिक सूक्ष्म जीव जैसे बैक्टीरिया का जन्म हुआ जो बिना न्यूक्लियस के सरल कोशिकाएं थी। फिर लगभग 2 अरब वर्ष पहले यूकेरियोटिक कोशिकाएं विकसित हुई जिनमें न्यूक्लियस और झिल्ली से बंधे कोशिकांग थे। साइनोबैक्टीरिया ने फोटोसिंथेसिस शुरू किया जिससे वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ी। इससे हुआ ये कि कोशिकीय जीवों का विकास हुआ। पहले जलीय पौधे बने और फिर जंतु। लगभग 60 करोड़ वर्ष पहले कैम्ब्रियन विस्फोट के दौरान जटिल जीवों की विविधता में अचानक वृद्धि हुई। जल से जमीन पर पौधे, कीड़े, उभयचर, सरीसृप, पक्षी और स्तनधारी आने लगे और अपने को खुले में सांस लेने के लिए ढालने लगे।
यह यात्रा संघर्ष, अनुकूलन और परिवर्तन की थी। हर जीव, हर प्रजाति, चाहे वह डायनासोर हो या सूक्ष्म जीव, प्रकृति के नियमों के अनुसार जन्मा, विकसित हुआ और विलुप्त भी हुआ। जीवन की यह श्रृंखला आज भी अनवरत जारी है। आज से 4.5 अरब साल पहले पृथ्वी का निर्माण हुआ, लेकिन पृथ्वी पर सबसे ताकतवर जीव यानी हमारे पूर्वज कब पैदा हुए? आज से महज 3 लाख साल पहले, यानी पृथ्वी के अस्तित्व में आने के बाद होमो सैपियंस का आगमन उसकी उम्र का केवल आखिरी 0.01% हिस्सा है। लेकिन थोड़ा रुकिए, हम बात कर रहे हैं हमारे अपने पूर्वजों की, जिन्हें होमो सैपियंस कहा जाता है। लेकिन क्या मनुष्य पृथ्वी पर अचानक ही पैदा हो गया? जवाब है बिल्कुल भी नहीं। असल में मनुष्य का जन्म पृथ्वी पर एक धीमी जैविक विकास प्रक्रिया के माध्यम से हुआ, जिसे हम ह्यूमन इवोल्यूशन कहते हैं। यह कोई एक घटना नहीं, बल्कि लाखों वर्षों में धीरे धीरे बदलावों की एक श्रृंखला थी। इसलिए मनुष्य पृथ्वी पर एक दिन में नहीं पैदा हो गया, वो एक ही दिन में होमो सैपियंस नहीं बन गया। यानी मनुष्य को लाखों साल लगे महाबली बनने में, उसे करोड़ों साल लगे अपने भीतर के डर को निकालने में, लाखों साल लगे पेड़ की टहनियों से नीचे जमीन पर आने में, और हजारों साल लगे अपने 2 पांवों पर खड़े होने में। इन करोड़ों, लाखों और हजारों सालों में उसके जुनून और जज्बे ने उसे पृथ्वी का महाबली बना दिया। ऐसा महाबली जो पक्षियों से भी ऊपरी उड़ान भर सकता है, लेकिन उसे पंखों की जरूरत कभी नहीं पड़ी। वो समुद्र के सैकड़ों मीटर गहराई तक गोता लगा सकता है, लेकिन उसे कभी मछलियों से गिलोधार लेने की जरूरत नहीं पड़ी। वो घोड़ों और चीता से भी तेज दौड़ सकता है, बिना अपने पांव का उपयोग किए। वो गर्म रेगिस्तान से लेकर ध्रुवों में मोटी बर्फ की चादरों में दौड़ सकता है, हिमालय की चोटी से मैरिना ट्रंच की गहराइयों तक को छू सकता है। वो पृथ्वी से सैकड़ों किलोमीटर दूर चांद में भी चहलकदमी कर सकता है, क्योंकि वो महाबली है। अब सवाल, मनुष्य महाबली कैसे बना? एक वक्त था जब मनुष्य महाबली नहीं बल्कि बौना था, प्रकृति से डरा हुआ उसका सामान्य दास। अभी उसके डर को भगाने के लिए उसके पास अलग अलग धर्म नहीं थे और ना ही कोई भगवान। उसे अभी आगे की अपनी करोड़ों सालों की यात्रा बिना भगवान की ही करनी पड़ी। उस समय प्रकृति पर उसका उतना ही बस था, वह उतना ही आजाद था जितना कि जंगल का कोई भी जानवर या हवा में उड़ने वाला पक्षी। ये वक्त था आज से 3,70,00,000 साल पहले, मनुष्यों की सबसे पहली प्रमाणिक प्रजाति पिलियोपिथिकस। वैज्ञानिकों को इसके जीवाश्म फ्रांस, स्विट्जरलैंड, स्पेन और चेक गणराज्य से मिल चुके हैं। इस प्रीमेंट्स की लंबाई महज 3 फीट थी और वजन ज्यादा से ज्यादा 25 किलो। ये पेड़ों पर लटका रहता था और इसकी पूंछ भी थी। ये अपने दोनों हाथ और पांव के सहारे चलता था, बिल्कुल किसी बंदर की तरह। दिखता भी कुछ कुछ वैसा ही था। ये बिल्कुल अकेला था और फिर एक दिन ये प्रजाति मर गई। करोड़ों साल पृथ्वी में रहने के बावजूद पिलियोपिथिकस अपने को जलवायु परिवर्तन से बचा नहीं पाई। मनुष्यों का विकास क्रम रुक जाता, लेकिन तब तक प्रोंकोसुल नाम की नई प्रजाति ने पिलियोपिथिकस की जगह ले ली। फिर प्रोंकोसुल के बाद ड्रियोपिथिकस और उसके लाखों साल बाद ओरियोपिथिकस ने जन्म लिया। और फिर एक दिन ये प्रजाति भी मर गई। अभी मायूसी छाने ही वाली थी कि 1,20,00,000 साल पूर्व वो प्रजाति पृथ्वी में अस्तित्व में आई, जो अपने से पहले के 4 प्राइमेट्स से बिल्कुल अलग थी। ये थी रेमापिथिकस, वो प्रजाति जो वैज्ञानिकों के बीच सबसे ज्यादा विवाद का कारण बनी।
जिसको एक बार वैज्ञानिक आधुनिक होमो सैपियंस को बनने के दरवाजे खोलने वाला बताया करते थे। रेमापिथिकस का पहला जीवाश्म भारत और नेपाल के शिवालिक पर्वत श्रृंखलाओं में मिला, लेकिन कुछ साल बाद ही पता चला कि ये तो अपने से पहले 4 प्राइमेट्स का ही रिश्तेदार है, यानी इसका मनुष्यों से सीधा संबंध नहीं था। खैर, रेमापिथिकस भी पृथ्वी पर लगभग 90 लाख साल तक रहा और इसके जाने के बाद ऑस्ट्रेलोपिथिकस भी आए और चले गए। और फिर आई वो प्रजाति जो असल में थी होमो सेपियंस की असल पूर्वज, और यही वो प्रजाति थी जिसको देखकर कहा जा सकता है कि यहीं से आधुनिक मनुष्य बनने की पटकथा शुरू होती है। और ये थे होमो इरेक्टस, बिल्कुल तनकर खड़े रहने वाले। यही वो प्रजाति थी जिसने सबसे पहले औजारों का प्रयोग किया, जानवरों को डराया और उनका शिकार किया, आग को काबू किया और पहली बार समाज बनाना शुरू किया। यही वो प्रजाति भी थी जिसने अपने मूल स्थान अफ्रीका से पहली बार पलायन कर पृथ्वी में दूर दूर तक सफर किया। हालांकि अभी भी एक समस्या थी, इनका दिमाग अभी भी होमो सैपियंस से छोटा था, लेकिन एक खुशी की बात भी थी, वो ये कि पहले से सभी पूर्वज प्राइमेट्स में इनका दिमाग बड़ा था और इसी दिमाग की बदौलत इसने पहली बार सांकेतिक भाषा का उपयोग करना सीखा। होमो इरेक्टस लगभग 1,17,000 साल पहले तक जिंदा रहे। वैज्ञानिक इनके विलुप्त होने के सबसे बड़े कारण जलवायु परिवर्तन और पारिस्थितिकी तंत्र में बदलाव से इनके भोजन और संसाधनों का कम होना मानते हैं। बाद में आने वाली प्रजातियां मसलन होमो हाइडेलबर्गेंसिस और होमो सैपियंस ज्यादा बुद्धिमान थी। वहीं होमो इरेक्टस लंबे समय तक एक ही प्रकार के औजारों का प्रयोग करते रहे, जबकि अन्य प्रजातियां अधिक आधुनिक उन्नत तकनीक विकसित कर रही थी। फिर आया हाइडेलबर्गेंसिस का दौर, एक ऐसी प्रजाति जिसका दिल भावनाओं से पहली बार धड़का। उसके अंदर संवेदनशीलता थी, मोहब्बत थी और अपने बच्चों के लिए दुलार था। यही पहली प्रजाति थी जो समूह में रहती थी और आपस में सहयोग करती थी। इसी सहयोग के कारण ये पहली प्रजाति हुई जिसने बड़े जानवरों का शिकार करने की दक्षता हासिल की। 1908 में जर्मन के हाइडेलबर्ग शहर के पास इसके पहले अवशेष मिले, जिसमें इसके माउर जबड़े से इसकी पहचान हो सकी। ये प्रजाति जर्मनी, स्पेन, इंग्लैंड, अफ्रीका और संभवतः चीन में भी पाई गई। वैज्ञानिक इसे इसलिए खास मानते हैं क्योंकि होमो हाइडेलबर्गेंसिस को ही निएंडरथल और आधुनिक मानव यानी होमो सैपियंस का साझा पूर्वज माना जाता है। यूरोप में रहने वाले समूह निएंडरथल बने, जबकि अफ्रीका में रहने वाले समूह आगे चलकर होमो सैपियंस के रूप में विकसित हुए। अब आगे की कहानी दो ऐसे महान प्रजातियों की कहानी है जिसमें एक बना हमारा पूर्वज और दूसरा हमेशा के लिए इस दुनिया से चला गया। ये कहानी है उस वक्त की जब पहली बार इंसान ने रंगों से खेलना सीखा, प्रेम में डूबा, अपनी किसी प्रेमिका का पहली बार चुंबन किया, अपने किसी चहेते के मरने पर पहली बार उसने उसे दफन किया, फूट फूट कर रोया और उसकी याद में पहली बार उसकी कब्र को फूलों से ढका। उसने भाषा सीखी और इसी भाषा से उसने पहली बार किसी को प्यार का इजहार किया तो किसी की तारीफें की, शायद गुस्से का भी इजहार किया हो। पहली बार उन्होंने अपने घायल या विकलांग सदस्यों की देखभाल की। इराक के शानीडार गुफाओं में मौजूद उदाहरण इसके स्पष्ट प्रमाण वैज्ञानिकों को मिल चुके हैं। आज से 3 लाख साल पूर्व इस पृथ्वी में दो प्रजाति अपने वजूद के लिए जूझ रही थी। यूरोप में थे निएंडरथल और अफ्रीका में होमो सैपियंस। निएंडरथल मानव का उद्भव लगभग 4 लाख वर्ष पूर्व यूरोप और पश्चिमी एशिया में हुआ था। इनका विकास मुख्यतः होमो हाइडेलबर्गेंसिस से हुआ, जो अफ्रीका से यूरोप पहुंचे थे और वहां की कठोर जलवायु में अनुकूलन के कारण निएंडरथल के रूप में विकसित हुए। निएंडरथल लगभग 40,000 वर्ष पूर्व तक अस्तित्व में रहे और उनका विस्तार पश्चिमी यूरोप से लेकर मध्य एशिया तक था।
निएंडरथल के जीवाश्म सबसे पहले 1829 में बेल्जियम में और फिर 1856 में जर्मनी की निएंडर्ट घाटी में पाए गए, जिससे इन्हें ये नाम मिला। इनके जीवाश्मों की संख्या 400 से अधिक है, जिससे इनकी शारीरिक और सांस्कृतिक विशेषताओं का विस्तृत अध्ययन संभव हुआ है। वहीं निएंडरथल से बहुत दूर अफ्रीका में होमो सेपियंस का उद्भव लगभग 3 लाख से 2 लाख वर्ष पूर्व हुआ। आउट ऑफ अफ्रीका सिद्धांत के अनुसार आधुनिक मानव की एक प्रमुख शाखा लगभग 70,000 से 50,000 वर्ष पूर्व अफ्रीका से बाहर निकली और धीरे धीरे एशिया, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया और बाद में अमेरिका तक फैल गई। इस प्रसार के दौरान होमो सेपियंस ने अन्य प्राचीन मानव प्रजातियों जैसे निएंडरथल और डेनिसोवियन से संपर्क और मिश्रण किया। निएंडरथल और होमो सेपियंस आपस में लगभग 50,000 से 40,000 वर्ष पूर्व यूरोप और पश्चिमी एशिया में मिले। दोनों प्रजातियां कई हजार वर्षों तक एक ही भौगोलिक क्षेत्रों में रही, विशेषकर इजराइल, सीरिया, लेबनान और यूरोप के साथ ही मध्य एशिया में। निएंडरथल की शारीरिक बनावट मुख्यतः ठंडी जलवायु के अनुकूल थी। उनकी चौड़ी छाती, मजबूत मांसपेशियां और छोटी भुजाएं उन्हें कठोर परिस्थितियों में जीवित रहने में मदद करती थी। वहीं होमो सेपियंस की लंबी पतली काया उन्हें लंबी दूरी तय करने और विविध पर्यावरण में अनुकूलन में सक्षम बनाती थी। निएंडरथल की तकनीकी संस्कृति मुख्यतः मुस्टेरियन औजारों पर आधारित थी, जिसमें लेवरीज तकनीक से पत्थर के फ्लैक्स बनाए जाते थे। ये औजार शिकार, चमड़ा साफ करने, लकड़ी काटने और अन्य कार्यों के लिए विशेष रूप से बनाए जाते थे। निएंडरथल ने लकड़ी के भाले, स्क्रैपर्स और हड्डी के औजार भी बनाए। आग का नियंत्रण और उपयोग निएंडरथल के जीवन का अभिन्न हिस्सा था। वे गुफाओं और शेल्टर में रहते थे, पशुओं की खाल पहनते थे और आग का उपयोग भोजन पकाने, गर्मी पाने और शिकारियों से बचाव के लिए करते थे। कला और प्रतीकात्मक व्यवहार के प्रमाण भी मिले हैं, जैसे रंगीन खनिजों जैसे ओकर, मैग्नीज डाइऑक्साइड का उपयोग, शंख और पक्षी के पंजों से आभूषण बनाना और हड्डियों या पत्थरों पर उकेरियां बनाना। निएंडरथल्स ने अपने मृतकों को दफनाने की परंपरा विकसित की थी। इराक में मौजूद शाडिनार गुफा और इजराइल की केबारा गुफा में मिले अवशेषों से पता चलता है कि वे शवों को विशेष मुद्रा में दफनाते थे, कभी कभी फूलों या औजारों के साथ, जो धार्मिक या आध्यात्मिक सोच का संकेत है। 2010 में निएंडरथल जीनोम का पहला पूरा अनुक्रम प्रकाशित हुआ, जिसमें यह स्पष्ट हुआ कि आज के गैर अफ्रीकी मानवों के जीनोम में 1 से 4% तक निएंडरथल के डीएनए मौजूद हैं। यह मिश्रण मुख्यतः अफ्रीका से बाहर जाने के बाद लगभग 50,000 से 45,000 वर्ष पूर्व पश्चिमी एशिया या यूरोप में हुआ। आनुवंशिक विश्लेषण से पता चलता है कि निएंडरथल और होमो सेपियंस के बीच मिश्रण की घटनाएं एक बार नहीं बल्कि कई बार और विभिन्न स्थानों पर हुई हैं। पूर्वीय एशियाई मानवों में निएंडरथल डीएनए का प्रतिशत यूरोपीय मानवों से लगभग 20% अधिक है, जो मिश्रण की जटिलता को दर्शाता है। और फिर एक दिन निएंडरथल समाप्त हो गए और बचे रह गए होमो सेपियंस, अकेले आगे के हजारों साल के सफर के लिए, क्योंकि अभी भी भगवान इन महान प्रजातियों को बचाने नहीं आया था। वो आगे आएगा, जरूर आएगा। आगे की कहानी उस महाबली की जिसने कई क्रांति की। उसने आज से महज 12,000 साल पहले कृषि क्रांति की। उसने अपनी आस्थाओं को चित्रित किया, अपने परिवार, संपत्ति और साम्राज्यों की नींव डाली। आज से महज 500 साल पहले उसने अपनी लाखों सालों के अनुभवों को समेटते हुए पहली वैज्ञानिक क्रांति कर अपनी प्रजाति को हमेशा के लिए खत्म करने की भी नींव डाली। ये सब देखेंगे आप thirdpole.live की इस खास डॉक्यूमेंट्री सीरीज इंसान महाबली कैसे बना के अगले एपिसोड में।